You are on mute. Yeah. Hi sir, What's your name? my name is Aman sir. So अमन, बस हम तीन ही लोग हैं, बाकी दोनों भी अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो, भूपेंद्र एंड कृणाल. Hi sir. हेलो भूपेंद्र Hi sir. एंड कृणाल. या कृणाल. सो गाइस, मैं हूँ आश एज. और सबसे पहली बात, क्या हम तीन ही रहने वाले क्लास में या और भी ज्वाइन करने वाला है कोई? 5 लोग हैं टोटल। ओके. सो और कोई अभी, बिकॉज जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ग्रुप में भी सिर्फ अमन ने रिप्लाई किया था एंड वन गाय वाज अभिषेक. तो क्या प्लान है फिर? अभी स्टार्ट करें या फिर वेट करना है? Sir वेट कर start. लेते हैं सर, अगर नहीं आया तो फिर जस्ट स्टार्ट कर लेंगे। 7:10 पे स्टार्ट करते हैं फिर. तब तक ऐसे ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे पहले तो. सो भूपेंद्र, बताइए अपने बारे में जी, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, सबसे पहली बात, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना एकदम? Yes sir. यस सर। ओके. तो एक एक करके बताओ फिर अपने बारे में. भूपेंद्र, तुम ही से स्टार्ट करते हैं. Hi sir, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं मोशन ग्राफिक डिजाइनर था. Then I want to become 3D journalist. That's why I grabbed the course. ओके. एंड व्हाट अबाउट यू कृणाल? ओके. सो अभी जस्ट 12 पास आउट हुआ है या फिर कॉलेज वगैरह? ओके. ओके. तो टेक फ्यूल नाम से कौन ज्वाइन हुआ है अभी? प्लीज अपना कैमरा ऑन करें और माइक भी, बाय द नेम ऑफ टेक फ्यूल. ओके. सो अमन, व्हाट डू यू डू? सर मैंने अभी पॉलिटेक्निक किया है 2 साल पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। मैंने ओके. 3 कंपनी लुकआउट की है अभी तक के। अभी मैं ओके. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में काम करता हूँ और मैंने ये कोर्स ग्रैब किया है कंप्लीट 3D एंड वीएफएक्स सीखने के लिए। तो मुझे मेरा वीएफएक्स पोर्शन तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। 3D में ओके. सीखना था, लाइक हम वीएफएक्स और 3D को कंबाइन करते हैं ना, हम्म. तो मुझे माया की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ओके. ओके. सो अभिषेक, कैमरा ऑन कर लो दोस्त और माइक भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. सो भूपेंद्र, मोशन ग्राफिक करते हुए कितना टाइम हो गया? हमें अगर वीएफएक्स भी सीखना है, उसमें हम्म. स्पेसिफिक सिमुलेशंस भी करना है, तो सिमुलेशन भी कहाँ से हम तैयार करेंगे? वो भी 3D सॉफ्टवेयर से ही तैयार होता है। लाइक हम यस. कंपोजिटिंग कर सकते हैं, मतलब कि हम एसेट्स वगैरह इंपोर्ट करके, पर जैसे हमें कस्टमाइज करवाना है उस सीन को, लाइक हमें पर्टिकुलर एरिया में से ऐसे ही फायर चाहिए या से वाटर सिमुलेशन चाहिए, तो उसके लिए भी 3D नीडेड ही है। ओके. और भूपेंद्र, कृणाल, और बताओ कुछ. विजुअलाइजेशन के लिए इजी रहता है और लाइक फोटोशॉप की तरह ये भी एक बेसिक है, ये सबको आना ही चाहिए, मतलब 3D. That's वो why तो विजुअलाइज अच्छे से कर लेंगे. वो तो यूजेस हो गया. मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट कैसे बना तुम लोगों का? कैसे पता चला कि 3D में करना है मुझे कुछ? सर मेरा तो मूवीज से बनना है. अच्छा. मेरा भी थ्री मूवीज डी से ही बना है सर, हाँ सर. ब्रेक डाउन देख देख के मूवीज के। ओके. तो मेरा तो गेम से बना है. अच्छा. व्हाट अबाउट यू अभिषेक? मतलब एक नए नए सॉफ्टवेयर में सीखने में मजा आ रही है. अच्छा. सो पहले से पता था 3D के बारे में कि 3D के सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं, या फिर कोर्स क्रैप करने के बाद ही सबको पता चला है?
थोड़ा बहुत पता था। नहीं सर, अच्छा, पता था पहले से। ओके ओके। सो देखो, सिंपल सा फंडा रखते हैं। मुझे आपके जो भी गौतम सर हैं उन्होंने अप्रोच किया आपको माया सिखाने के लिए, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे काम को। आज की क्लास में मैं तुम लोगों को सिर्फ व्यू पोर्ट के बारे में बताऊंगा कि व्यू पोर्ट को नेविगेट कैसे करना है, और एक दो फंक्शंस बताऊंगा, ओके। ये आज की सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें तुम लोग एटलीस्ट अपने सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। देन फिर मैं नेक्स्ट क्लास से तुम्हें मॉडलिंग वगैरह ये सब कुछ स्टार्ट कराऊंगा, ओके। सो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं यूज़ कर रहा हूँ माया 2019। तुम लोग माया 2016 से लेकर 2023 तक कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तुमको ये बोलूँगा कि 23 और 24 को यूज़ ना करो, बिकॉज बग्स हो सकते हैं। तो मे बी जो चीज़ मैं करके दिखाऊँ तुम वो अपने पास करो और तुम्हें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए उसके पास, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। सर ये 2019 वर्जन मिलेगा कहाँ में? गूगल से लेना पड़ेगा यार तुम्हें भी, गूगल से क्रैक सॉफ्टवेयर्स वगैरह, जैसे अभी अडोबी वगैरह भी यूज करते हो तो वो कैसे करते हो? तो वो तो प्री क्रैक होते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल है इसकी माया की। मुश्किल नहीं है, लाइक अगर तुम किसी क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालोगे ना तो तुम्हें रीडमी फाइल मिल जाएगी उसके अंदर। उसमें सबसे बेसिक काम तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम उसको इंस्टॉल करोगे अपना नेट डिस्कनेक्ट रखना। ठीक। नेट डिस्कनेक्ट करने के बाद जैसे माया इंस्टॉल कर लोगे, कभी भी माया को सीधा रन मत करना, नेट डिस्कनेक्ट पे ही रन करना। वो पूछेगा तुमसे लाइसेंस के लिए, देन उसमें फिर एक्टिवेट नाउ पे जाके उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपके पास सिक्योरिटी कोड है। जैसे आप उस हाँ ऑप्शन को राइट सिलेक्ट राइट। करोगे देन फिर कीजैन के थ्रू आप उसको क्रैक कर सकते हो, कीचेन ठीक है। वही मेन प्रोसेस है, मतलब कीचेन सर बहुत अभी hard है। 2021 और 2023 तक के नहीं है क्या? डायरेक्ट पैचर आ रहा है उसका, एक सिंगल नहीं है क्या? कमांडर आता है उसको, उसका हमें सिर्फ स्क्रिप्ट रन करना पड़ता है तो ऑटोमेटिक क्रैक कर देता है पूरा। फिर डायरेक्ट आपने जो प्रोसेस पता है वो करना पड़ता है फॉलो। हाँ तो तो ऐसे ही मैंने है कि आप 2020, 2022 प्री क्रैक यूज कर रहा हूँ सर मैं तो। हाँ तो कोई भी 21 या सॉफ्टवेयर 22। जो भी यूज करोगे, लाइक 2016 में जाओगे तो वो पैचर नहीं आता था, पहले आता था सिर्फ नॉर्मल आपको कीजैन करना पड़ता था। देन 2019 में आया कि आपको कीजैन भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट सिर्फ अपनी EXE फाइल को पेस्ट कॉपी पेस्ट करना, रिप्लेस करना, वो चल जाएगा। तो जहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर निकालोगे अलग अलग तरीके के मॉड बने हुए होते हैं उनमें, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से क्रैक कर सकते हो जो भी उसके साथ गिवन है। तो उसके अंदर टेक्स्ट फाइल जरूर होती है जिसका यूज करके आप आराम से उसको क्रैक करके इंस्टॉल कर सकते हो। बस की यही है कि आपका नेट बंद होना चाहिए उस टाइम पे। अगर नेट ऑन रह गया तो फिर वो लाइसेंस रजिस्टर कर लेगा, देन वो आपको क्रैक नहीं करने देगा, ठीक है। मुझे एक मिनट दो, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ। तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है अभी सबको? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो जब भी अपना माया हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का व्यू पोर्ट आता है। अब इस व्यू पोर्ट में ये देख रहे हो कि जो व्यू पोर्ट बन, अच्छा सबसे पहले ये बात बताओ कि इससे पहले मैक्स किया किसी ने भी यहाँ पे? बेसिक लेवल अच्छा 3ds चीजें मैक्स पता है बेसिक, थोड़ी थोड़ी। ओके। तो तुम्हें इतना पता होगा कि पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, फ्रंट साइड, इन व्यूज की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, हाँ सर ठीक ये है। पता है। तो चलो मैं बताता हूँ अभी इसमें क्या है। जब भी अपना माया खोलोगे दो तरीके से आता है, या तो ऐसे आएगा या फिर नॉर्मल आएगा, ठीक है। टॉप फ्रंट साइड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव व्यू हम अपना नॉर्मली काम करेंगे, ऑर्थोग्राफिक वगैरह इसमें इतना मैटर नहीं करेगा। अब सबसे पहली चीज है कि इसको नेविगेट कैसे करते हैं। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, इसे बोलते हैं टम्बल करना। यू आर टम्बलिंग योर व्यू पोर्ट। ये सेंटर ऑफ द ग्रिड से एक्सिस ले लेता हूँ, फिर पूरा व्यू पोर्ट आप कैसे भी रोटेट करके कैसे भी उसमें देख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, या किसी भी तरीके से। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, अब मुझे इसके चारों हिस्से देखने तो मैं कैसे देखूंगा इसको टम्बल करके। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक,
ड्रैग करोगे माउस को, आप इसके सारे कॉर्नर्स वगैरह कैसे भी रोटेट करके इसको देख सकते हो। देन आता है ऑल्ट प्लस मिडल माउस बटन, आप ये दबा के इसको पैन कर सकते हो कि आपने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे बना रखे हो। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा व्यू पोर्ट के बाहर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी देख पाऊँ, तो मैं इसको ऐसे व्यू पोर्ट को पैन करके यहाँ पे चीजें देख सकता हूँ। देन आपको अगर किसी चीज को जूम इन जूम आउट करना है तो ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करके नीचे खींचोगे जूम इन, ऊपर लेके जाओगे तो जूम आउट। ओके, अभी ये 3 चीजें हैं, इनको अपने पास नोट डाउन कर लो चाहे तो। ये सबसे बेसिक है। ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, आप इधर उधर रोटेट करने के लिए यूज करोगे अपने व्यू पोर्ट को, टम्बल बोलते हैं उसको। ऑल्ट के साथ मिडल माउस बटन, आप उसको पैन कर सकते हो। एंड ऑल्ट के साथ राइट क्लिक, अपवर्ड डायरेक्शन में जूम आउट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जूम इन। ठीक है, यही 3 स्टेप्स है जिनसे आपका पूरा व्यू पोर्ट नेविगेट करोगे आप माया का। और एक सिंपल सी टिप ये है कि जैसे आप, अगर आपके पास अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि 3D में और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, 3ds मैक्स हो गया, ब्लेंडर हो गया, सिनेमा 4D हो गया। आप जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर चेंज करोगे, आपकी नेविगेशन कीज चेंज होती जाएंगी। 3ds मैक्स, ऑटोडेस्क, माया, ये दोनों सेम कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, बट स्टिल दोनों के अंदर नेविगेशन सिस्टम अलग है। ठीक है, हम लोग माया पे फोकस कर रहे हैं, मैंने बस एक्स्ट्रा टिप बता दी आपको कि आगे चल के ये चीजें होती हैं, तो आपको जब भी आप करेंगे तो आपको आगे ये ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज बनाते कैसे हैं, ये पॉली मॉडलिंग के यहाँ पे प्री डिफाइंड शेप्स दे रखी होती है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा फर्स्ट सेक्शन में, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेंटर ऑफ द ग्रिड पे आएगा। अब मैं इसको यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ, मुझे वापस लेके जाना है तो मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, वैल्यू 0 हो जाएगी। सेंटर ऑफ द ग्रिड की जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा ट्रांसलेट का मतलब होता है मूवमेंट, एक्स एक्सिस में मूव कितना हुआ, वाई एक्सिस में मूव कितना हुआ, जेड एक्सिस में मूव कितना हुआ है। जेड एक्सिस is our blue part, x-axis is our red part and y-axis is our green part. तो कभी भी अगर आपको ब्लू एरो दिख रहा है दैट मीन्स वो z एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, रेड एरो दिख रहा है वो हमारा x एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है, और ग्रीन एरो हमारा y एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है। दिखा रहा है हमारे को, क्या हुआ? येलो दिखा रहा था, वो ग्रीन एरो बता रहे थे, वो येलो दिखा रहा हो। हाँ, येलो इसलिए दिखा रहा है, मैं किसी भी एरो पे क्लिक करूंगा देन वो येलो हो जाता है। येलो का मीन्स है कि अभी मैंने इस चीज को सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे ही मैं यूज में हाँ जेड एक्सिस के एरो पे क्लिक करता हूँ वो येलो हो जाएगा, दूसरा अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा। और येलो का मतलब क्या है, जैसे कि एक तो मैं इसको ऐसे भी हिला सकता हूँ, नॉर्मल एरो पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके मैं सिर्फ इसी एक्सिस में हिला सकता हूँ। दूसरी चीज कई बार क्या होता है कि हमारे पास इसके बराबर में 3-4 चीजें ऐसी बनी हुई हैं कि मान लो ऐसी इतने सब कुछ पार्ट्स बने हुए हैं और आपके पास फाइल ऐसी कि आप किसी और पार्ट को नहीं हिला सकते। बट क्या होता है कई बार हम काम करते करते हमारा माउस इसको छोड़ देता है और दूसरे को सेलेक्ट कर लेता है, वो चीजें हिल जाती हैं। तो आप कैसे करते हैं, आप एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मेरे को इसको वाई एक्सिस में मूव करना है तो मैं वाई पे एरो पे सिर्फ क्लिक करूंगा। अब अपने मिडल माउस बटन को क्लिक करके मैं ऊपर नीचे करूंगा तो भी ये मूव हो जाएगा। दैट्स वाई येलो का मतलब ये होता है कि आपकी ये वाली एक्सिस एक्टिवेटेड है, और अब आप जरूरी नहीं कि आप यहीं पे रख के अपना माउस कर्सर हिलाएं। अगर आप इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके बाहर से चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन रिंग बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको कैसे चला सकते हैं कि आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, जेड एक्सिस कर ली मान लीजिए, देन आप क्लस्टर्ड एरिया से बाहर आ गए और आपने बस अपने मिडल माउस बटन को क्लिक करा, होल्ड करा, और अब आपको जिधर भी लेके जाना है ये जो भी एक्सिस आपने सेलेक्ट करी होगी उसमें मूव होगा सिर्फ। क्लियर हुआ अपन? यस सर, ये तो येलो कलर का सिंपल सा फंडा है कि आप जिस भी एक्सिस में काम कर रहे होंगे
उस एक्सिस का एरो येलो कलर का हो रखा होगा क्योंकि वो एक्सिस सेलेक्टेड है उस टाइम पे। अब मान लीजिए आपने ये टूल बना लिया है। अब मैं आपको यहाँ से देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो हमारा लासो टूल। मान लीजिए आपने बहुत सारी चीजें बना रखी हो तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो आप इसको लासो के थ्रू कर सकते हैं। ये ब्रश टूल है, इसका काम अभी आगे बताया जाएगा। अब आप ये तीनों चीजें देख रहे हैं, इसमें क्या है, आपका क्यूब बना हुआ है, उसमें चारों साइड में एरोस दे रखे हैं। तो ये आइकन यूज होता है यहाँ पे मूवमेंट टूल के लिए। ठीक है, आप किसी भी स्फीयर, आपकी मान लीजिए यहाँ पे लाइक एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें सिलेक्शन करूंगा, तो इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे मूवमेंट टूल का गिज्मो आ गया। मूवमेंट टूल का गिज्मो हमेशा 3 पॉइंटेड एरो से शो होगा। देन उसी के नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, क्यूब बना के एक राउंड सर्कल टाइप का एरो देकर रखा है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा बन जाता है रोटेशन गिज्मो। गिज्मो क्या चीज होती है, ये जो आइकन है जिसके थ्रू हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं गिज्मो। चाहे ये रोटेशन का हो, ये आ जाता है आपका मूवमेंट का गिज्मो, ये है आपका स्केल का गिज्मो। अब अगर आप तीनों गिज्मोस में डिफरेंस देख पाए तो सिंपल सा फंडा क्या है कि आपका जो भी मूवमेंट का गिज्मो है वो एरो से पॉइंट करता है कि आप किस एक्सिस में जाने वाले हैं। रोटेशन गिज्मो आपका रिंग्स बना के देता है कि किस एक्सिस में रोटेट हो सकता है। और स्केलिंग गिज्मो आपका हर एक पॉइंट के उस पे एरो की जगह एक क्यूब बना रखा होता है उन्होंने। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का, अगर कभी भी गिज्मोस में कंफ्यूजन हो तो ये इसीलिए होता है ताकि आप पहचान सकेंगे किस टाइम पे क्या गिज्मो एक्टिवेटेड है। अदरवाइज यहाँ से आपको दिखेगा ही। और इनकी शॉर्टकट कीज है W फॉर मूवमेंट गिज्मो, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केल। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए। W फॉर मूवमेंट, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केल। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे हाँ कि हाँ अगर पूछो। वो है हमारा सिलेंडर, और हम्म सिलेंडर को अगर हम बीच में, वो क्यूब दिख रहा है उसके बीच में ब्लू कलर का, तो हम्म उसे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और हम्म हम्म। मिडल माउस की बटन दबाते हैं और उसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा, राइट? हमें ऐसा दबा के रखने की जरूरत नहीं है लेफ्ट क्लिक को। हाँ, वो आपको मिडल की जरूरत नहीं है। आपको मान लो सिर्फ हाइट बढ़ानी है। ठीक है, हाइट यहाँ से डोनेट हो रही है वाई एक्सिस से, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब भी अगर मैं मिडल माउस को करूंगा तो उसकी हाइट बढ़ी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये जो बीच में जो क्यूब दिख रहा है, इससे इसका रिलेशन ये हो जाता है कि जो मिडल क्यूब होता है वो आपको तीनों एक्सिस में आपकी चीजों को मॉडिफाई करके देता है। जैसे ये स्केलिंग है, तो यहाँ पे जो क्यूब मिडल वाला है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अपने मिडल माउस से छेड़ूंगा तो क्या हो रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है। ओके, तो ये तीनों एक्सिस में बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हमारा क्या है, चैनल बॉक्स। यहाँ पे इसकी जो भी बेसिक एट्रीब्यूट्स होंगे वो शो होते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे अभी 0 कर देता हूँ, ठीक है, 0 का मतलब व्यू पोर्ट पे कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको 1 करता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट आता है हमारा, ये बन के आता है। अभी अगर मैं एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करें, मिडल माउस बटन कर रहा हूँ, तो स्केल एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है सिर्फ। ओके, और जहां पे मैं मिडल को सेलेक्ट करके जब करता हूँ तो देख लो तीनों की एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो गई। तुम्हारा जो मिडल क्यूब होता है वो तीनों एक्सिस की चेंजेस में काम आता है। अब ये सिर्फ स्केल में नहीं, आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे भी मिडल क्यूब होता है लेकिन हॉलो होता है। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करके करता हूँ तो मैं एक्सिस में कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ इसको। और ऐसे ही रोटेशन के लिए भी है। रोटेशन में ये बाहर का जो सर्कल है, हमारा जो ब्लू सर्कल है, इसको सेलेक्ट करके करा जा सकता है। ठीक है, तीनों एक्सिस में चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मन क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। ओके, तो जो हमारा मिडल जो भी क्यूब होगा या हॉलो क्यूब होगा हमारा, और जो हमारा ब्लू सर्कल होगा, वो तीनों हमारे होते हैं यूनिवर्सल्स। वो हमारे तीनों एक्सिस में मॉडिफाई करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को। बेसिक सी चीज करते हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं
वो हमें यहाँ चैनल बॉक्स में दिखती रहती है। अब मान लो मैंने अपनी एक शेप ये बना ली, एक और मैंने क्यूब बना दिया, एक सिलेंडर बना लेते हैं, इसे बोलते हैं टॉरस, एक बना दिया मैंने कोन। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैंने तुम्हें दिखाया कि एक एक चीज कैसे होती है। अब मान लीजिए हमारे सीन में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और आपको पता करना है कि मेरे सीन में कितनी चीजें हैं। अब मैं एक एक सेलेक्ट करके नहीं देख सकता। मान लीजिए कि आपने 2 क्यूब बनाए हुए हैं, आपको क्यूब का नाम याद है कि मेरा एक क्यूब बनाया था, उसको मैंने नेम दे दिया था राइट, और एक को मैंने नेम दे दिया था लेफ्ट। अब आपको पता है कि मेरा राइट वाला क्यूब है, मुझे उसकी शेप में थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह करनी है। अभी यहाँ पे तो बहुत ही कम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप आराम से सेलेक्ट करके देख सकते हो राइट कौन सा है। लेकिन जब सीन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं आउटलाइनर। आप इसे क्लिक करेंगे, आपके सीन में जितनी भी चीजें वो सब यहाँ पे लिस्टेड होती है। पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट, साइड, इनसे कभी कंफ्यूज नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट आपके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं ये वो दिखाते हैं। पर्सपेक्टिव कैमरा, टॉप कैमरा, फ्रंट कैमरा और राइट कैमरा यानी साइड कैमरा तो सेम रहते हैं। हम पर्सपेक्टिव में अभी काम करेंगे। पी क्यूब 1, पी क्यूब 2, पी सिलेंडर, टोरस, पी कोन। अब यहाँ पे मैं कितनी भी शेप्स, जितनी भी शेप्स यहाँ पे मैं रखता जाऊंगा वो सब यहाँ पे ऐड ऑन होती रहेंगी अपने आप ही। बेसिकली फोटोशॉप में लेयर सिस्टम होता है, फोटोशॉप तो सबने किया है ना यहाँ पे। यस सर, यस सर। यस तो जैसे फोटोशॉप में लेयर सिस्टम होता है, हम कुछ भी बनाते हैं वो हमेशा एक लेयर पे जाता है अपने आप ही। अगर मैं बाहर से ट्रैक करके कोई इमेज भी लाता हूँ तो वो भी लेयर पे आती है। सेम इसमें भी लेयर सिस्टम आउटलाइनर में सब कुछ दिखता है। बट क्या होता है, आउटलाइनर में आप अपने हिसाब से लेयर नहीं बना सकते। उसमें आपने जो भी चीज आपके व्यू पोर्ट पे या सीन में यूज हो रही है वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट होती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लेयर पैनल कहाँ होता है। लेयर पैनल यहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए कभी आपका ये बंद आता है और ये चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं आपको, तो ये यहाँ पे ऐसे शो हो रखी होती है। दिस वन इज मॉडलिंग टूल किट, इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। ये लेयर पैनल होता है आपका। अब यहाँ पे कोई भी चीज ऑटोमेटिकली अपनी लेयर में नहीं आती है। 3D सीन में आपको लेयर्स अपने आप बनानी पड़ती है। आप यहाँ से एक न्यू लेयर बना सकते हो, ठीक है, पर ये स्टिल अभी इसी लेयर पे नहीं है। V फॉर विजिबिलिटी, P फॉर पेरेंट, R फॉर रेफरेंस। अब विजिबिलिटी का मतलब होता है लेयर पे जो भी पड़ा होगा। जैसे फोटोशॉप में आई का ऑप्शन होता है, हम आई को क्लोज करते हैं, उस लेयर पे जो भी होता है वो हाइड हो जाता है। अब अगर इस लेयर पे कुछ होता तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो मेरा कोन हाइड हो जाना चाहिए था, बट कोन इसका मतलब इस लेयर पे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब ये इस लेयर पे है, जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो वो हाइड हो जाएगा, जब मैं इसको ऑन करूंगा वापस आ जाएगा। ओके, फिर रिस्पॉन्स दे दो। क्लियर हुआ नहीं सर हुआ वो किसी को भी? लेयर वाला कंसेप्ट एक बार रिपीट कर सकते हो आप, क्योंकि वो लेयर इसमें मतलब सर ये इसमें मुझे विजिबल वाला समझा नहीं वो ऑप्शन, लेयर। मैं बताता हूँ। ये हमारा व्यू पोर्ट एक है। पर विजिबल ऑप्शन ही बता। हाँ, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। ये तुमने अपना एक सिलेंडर क्रिएट किया, अब क्या देख रहे हो, आउटलाइनर में शो हो रहा है। आउटलाइनर बेसिकली आपका ओवरऑल सिस्टम रिकॉर्ड करता है कि आपके सीन पे क्या क्या चीजें हैं। डिफॉल्ट लाइट सेट, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सेट, ये चीजें आपको दिखेंगी भी नहीं, बट ये यहाँ पे है, ये कैमराज यहाँ पे, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहेंगे। ये आपने जो अपना सीन में अभी क्रिएट किया सिलेंडर, अब ये देख लो लेयर एम्प्टी पड़ी है। आपने क्रिएट कर लिया बट लेयर में यहाँ पे कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से, ये होता है न्यू लेयर का ऑप्शन, ये होता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ लेयर बनाने का, और ये लेयर को अप करने का, लेयर को डाउन करने का। तो आप न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर 1 क्रिएट हो गई। अब इसमें क्या है, सबसे पहले V4 होता है विजिबिलिटी। फोटोशॉप में आईज का ऑप्शन होता था, हम आई पे क्लिक करते थे, आई ऑफ हो जाती थी तो लेयर पे जितना भी हमारा मैटर होता था वो सब कुछ ऑफ हो जाता था, हाइड हो जाता था। हम जैसे उसको ऑन करते तो विजिबल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हो तो मैं लेयर 1 की विजिबिलिटी को ऑफ कर रहा हूँ, बट मेरे सीन में से सिलेंडर ऑफ नहीं हो रहा है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको सिलेंडर को सेलेक्ट करूंगा और लेयर 1 पे जाके राइट क्लिक करूंगा और ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करूंगा। अब ये इस लेयर 1 पे आ गया। अब जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो हाइड हो जाएगा। अब क्लियर हुआ ये?
सर Yes, sir. Yes, sir. आउटलाइनर इज अ टाइप, सर जो आउटलाइनर आउटलाइनर है वो हाँ चीजों बताइए। को रखने के लिए, मतलब थ्री डी ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए, और ये जो लेयर सिस्टम है जो हमारे सीन में चीजें रहेंगी उसके लिए, राइट? नहीं, सिंपल सा एनालिसिस देता हूँ कि एक स्कूल है, ठीक है? स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है? स्कूल के प्रिंसिपल के पास सारा डाटा रहता है, बट स्कूल के प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है। तो क्लास कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा, ये उसकी क्लास टीचर को पता होगा। तो इस एग्जाम्पल से ये समझने का ट्राई करो कि आउटलाइनर तुम्हारा प्रिंसिपल है, तुम्हारा सीन तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे सीन में जितनी भी चीजें हैं वो आउटलाइनर को पता है कि ये इस सीन के अंदर एग्जिस्ट करती है, बट उसको ये नहीं पता कि वो कौन सी लेयर पे जानी चाहिए, वो कहाँ पे उसका डाटा बनना चाहिए, कहाँ से उसका ग्रुप बनना है। तो वो चीज आप लेयर में आके डिफाइन करते हो कि जैसे मैंने लेयर 1 बनाई और मैंने अब इस सिलेंडर को इस लेयर 1 पे डाल दिया, ठीक है? आप आउटलाइनर में मान लो सिंपल सी बात अगर मैं ये करूँ कि मेरे पास अभी यहाँ पे मैं 10 सिलेंडर बना दूँ और 10 स्फीयर बना दूँ, ठीक है? मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी सीन पे देख रहे हो इतनी सारी चीजें हैं और आउटलाइनर में सबके सबके नाम है, जितने भी स्फीयर्स हैं, जितने भी सिलेंडर्स हैं, सबके नाम आए हुए हैं। कोई ग्रुप में चला गया है क्योंकि मैंने एक साथ पकड़ के कॉपी पेस्ट किए थे, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी सिलेंडर है वो हाइड हो जाए। और मैंने सारे सिलेंडर्स को पकड़ के डाल दिया लेयर 1 में। और जितने भी स्फीयर्स थे उनको पकड़ के मैं डाल देता हूँ लेयर 2 में। अब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मुझे मेरे सीन में अभी सिर्फ और सिर्फ स्फीयर्स देखने, मैं चाहता हूँ सिलेंडर हाइड हो जाए, तो एक तरीका तो क्या है कि तुम जाके आउटलाइनर में से एक एक चीज, एक एक सिलेंडर को सेलेक्ट करो, उसको हाइड करो, या फिर यहाँ से सिलेक्शन लो उसको हाइड करो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि देख रहे हो जैसे मेरा ये वाला स्फीयर इन सिलेंडर्स के ऊपर आया हुआ है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे सारे स्फीयर और सिलेंडर हाइड हुए कि नहीं हुए। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने सारे के सारे सिलेंडर्स को एक लेयर पे डाला हुआ है, तो मैं जहां जैसे ही इस पे विजिबिलिटी ऑफ करूंगा मेरे सारे सिलेंडर्स हाइड हो गए, मेरे सीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्फीयर्स होंगे। बेसिकली यहाँ पे लेयर्स का यूज इसलिए होता है ताकि हमें इजी एक्सेस मिल सके कि जब हम लोग रेंडर्स कर रहे हैं तो हमें कोई चीज अगर ऑफ करनी है तो उसको कैसे ऑफ कर ले। फिर कई बार होता है कि किसी चीज का सिलेक्शन चाहिए होता है, बट सीन में इतनी सारी चीजें कि आप सिलेक्शन इजिली बना नहीं पाते, तो आप सीधा उस लेयर पे जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो उस लेयर की चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी किसी को क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। सर अभी लेकिन ये क्वेश्चन था कि हाँ, आउटलाइन में नहीं होता ये ऑप्शन टर्न ऑफ विजिबल ऑन ऑफ का? नहीं, आउटलाइनर से आपको क्या ना, आउटलाइनर आपको सारी लिस्ट दे देगा कि आपके सीन में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बट आप आउटलाइनर के थ्रू, जैसे यहाँ पे लेयर पे क्या, लेयर ने आपका एक ग्रुप बना लिया, तो आप क्या एक ही बार में एक बार विजिबिलिटी ऑफ करोगे तो वो सारी चीजें ऑफ हो जाती है। आप ये चीज आउटलाइनर के थ्रू नहीं कर सकते, आउटलाइनर के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का नाम क्या है, तब आप सारी चीज सेलेक्ट करेंगे एक एक करके, तब आप उसको हाइड कर पाएंगे। अभी क्या है, सीन में अभी बहुत कम चीजें हैं। जब आपके सीन में अगर आप आगे 3D में काम करेंगे तो अगर आप एक छोटी सी गन भी बनाते हैं तो गन के अंदर भी आपके 150 से 300 पार्ट होंगे। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई पार्ट हाइड करना है, आपने अलग अलग लेयर्स पे डाले हुए हैं, तो आप लेयर्स के थ्रू काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। आउटलाइन में एक एक चीज को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके उसको हाइड करना मुश्किल हो जाता है कई बार। ओके सर। ओके,
अब एक चीज देखते हैं कि मेरे पास ये क्यूब है, यहाँ पे बेसिक चीजें मुझे दिख रही है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड। मैं एक्स में इसको ट्रांसलेट करके जा सकता हूँ, वाई में ऊपर नीचे करूंगा, जेड में कर सकता हूँ। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो सीधे ऑब्जेक्ट पे आती है। अब ये यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट एडिटर, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें इसकी काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। पॉलीक्यूब 1 पे जाओगे, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी कर सकते हैं। क्या होगा, मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे एक क्यूब चाहिए जो कि अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मुझे एक क्यूब चाहिए जिसकी डायमेंशंस होनी चाहिए हर साइड से 5 सेंटीमीटर, तो जब तुम यहाँ पे बनाओगे तुम बताओ कैसे मेजर करोगे इसको। यहाँ पे तो कोई भी सेंटीमीटर का कुछ दिया ही नहीं हुआ, कैसे करोगे। और माया की बाय डिफॉल्ट यूनिट होती है सेंटीमीटर्स में, तो अगर कभी भी आपको ये करना है कि आपको 5 सेंटीमीटर्स में चाहिए है, तो आप क्या करेंगे, एट्रीब्यूट में जाएंगे, जब भी आपके पास परफेक्ट विड्थ और हाइट और वॉल्यूम्स होती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं विड्थ, हाइट और डेप्थ डाल के, अब ये मेरा जो क्यूब बना है 5 बाय 5 सेंटीमीटर का बन गया। ऐसे ही स्फीयर के लिए भी हो सकता है। स्फीयर में आपको पता होगा होता है रेडियस, तो अगर मेरे पास 5 का रेडियस है तो एग्जैक्टली 5 का रेडियस डाल के मैं बना सकता हूँ। ये पैनल का काम तब आएगा आपको जब आपको एक पर्टिकुलरली फिक्स डायमेंशन के बारे में पता होगा, आपको परफेक्टली मेजरमेंट्स दी जाएंगी। और इसका यूज आता है जब हम 3D फर्नीचर मॉडलिंग करते हैं, आर्किटेक्चरल पार्ट में कुछ भी मॉडल करते हो, तो वहां पे मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। या फिर कभी भी हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको रियल वर्ल्ड की मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाना है, तो मेजरमेंट्स का बहुत ज्यादा काम आता है। ये आपको एट्रीब्यूट एडिटर में मिल जाती है चीजें। पॉलीस्फीयर हिस्ट्री में आपको यहाँ पे रेडियस आप जो भी बनाएंगे उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे मैं अगर कोन बनाता हूँ तो कोन में रेडियस और हाइट दोनों चीजें होती हैं, तो वो आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सब डिविजन्स। अमन, जैसे तुमने बोला कि तुम थोड़ा बहुत 3ds मैक्स कर चुके हो, राइट? हाँ सर, हाँ सर। तो तुम मुझे बता सकते हो कि सब डिविजन्स बेसिकली क्या होती हैं? सर वो जो कॉर्नर्स है ना उसके पूरे, मतलब जैसे कि हम्म, उसके फेसेस है, हम्म, अगर उसे एक्सट्रूड करना मतलब बढ़ाना है तो हम्म, उसका पर्टिकुलर डिवीजन बढ़ेगा, उससे उसी को सब डिवीजन बोला जाता है। ओके, मैं और बेसिक समझा देता हूँ। अभी अगर तुम ये क्यूब देख रहे हो तो क्यूब में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट्स का एक फेस बनता है। इसके बीच में कोई डाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इसके सेंटर में से भी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, आपके बिल्कुल प्लेन है। अगर मैं यहाँ से जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो ये देख रहे हो एजिस ऐड हो गई अपने आप ही। ऐसे ही अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो हाइट पे भी ये ग्रीन कलर की लाइन ऐड होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड सब डिविजन्स। सब डिविजन्स बेसिकली ये होता है कि आपके जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर अभी कितने सारी सेगमेंट्स एडेड हैं, उसको सब डिवीजन कहते हैं। सब डिवीजन बेसिकली आपके एक ही एज को या एक फेस को कितनी चीजों में डिवाइड किया जा रहा है उसके पार्ट को। ये बेसिक सा रूल होता है कि आपका कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, वर्टेक्स, एजेस और फेसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्टेक्स क्या होते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना के राइट क्लिक को होल्ड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा ड्रॉप डाउन हॉट मेन्यू खुलेगा। लेफ्ट साइड में हमारा होता है वर्टेक्स, नीचे है फेस, ऊपर है एज। अभी बस इन तीनों पे ध्यान दो, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। अभी वर्टेक्स में जाओगे तो ये देख रहे हो कि जैसे मैंने वर्टेक्स ऑन किया ये पॉइंट से कुछ बन के आ गए, पिंक पिंक टाइप के पॉइंट्स। क्लियर है? अभी किसी को विजिबल है ये? हाँ सर। सर विजिबल है। हाँ ये जो डॉट्स हैं हमारे ये होते हैं वर्टिसेस, ठीक है। और दो वर्टिसेस के बीच में से ये जो
एक लाइन ड्रॉ होती है जो दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करती है, इसे कहते हैं एज। और ऐसे ही हमारे 4 वर्टिसेस को कनेक्ट करके 4 एजेस जब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो बनता है एक फेस। तो सबसे छोटा यूनिट वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स जब कनेक्ट होती हैं तो बनती है एज, और जब 4 एजेस मिल जाती हैं तो बनता है फेस। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो अब एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे मैं वर्टेक्स पे जाता हूँ, मैंने ये सारी वर्टेक्स ड्रैग करके सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस ऊपर है, 4 वर्टिसेस नीचे, 8 वर्टिसेस हो गए। एक बाय डिफॉल्ट क्यूब में आपके पास 8 वर्टिसेस होती है, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं। अब जैसे ही मैं इसकी सब डिवीजन बढ़ाना शुरू करूंगा, देख रहे हो वर्टिसेस का काउंट कितना बढ़ गया। तो सब डिवीजन्स क्या करता है, आपके एक ऑब्जेक्ट में कितनी ज्यादा डिवीजन्स होंगी वो इस चीज से मैटर। अब इसमें फेसेस की वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी, आपके अभी तक सिर्फ 6 फेस थे, अगर अब आप काउंट करें तो आपके सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही फेस में सब डिवाइड होने के बाद 16 16 फेसेस फेस हैं। बन गए। तो अब अगर सब डिवीजन मैं तुम लोगों से पूछूं तो सिंपल सा आंसर ये बनेगा कि सब डिविजन्स आपके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करके उसमें कितनी ज्यादा एजेस और वर्टिसेस आई हैं उसको बोलते हैं। ओके, बेसिक। अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे देन फिर उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और इलेबोरेट करके हमें डालनी पड़ेगी, वो बन जाएगी द डिवीजन ऑफ लॉट ट्रैक ऑफ। बेसिकली सब डिवीजन सरफेसेस आपको हेल्प करते हैं लोअर पॉलीगन काउंट को एक कंट्रोल पॉइंट देने के लिए। कैसे कर जाते हैं, अगर तुम राइट क्लिक होल्ड करोगे तो वर्टेक्स फेस एजेस हमें तीनों चीजें मिल जाती है, ठीक है। वर्टिसेस पे जाके किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टिस को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जो जैसे मैंने तुम्हें मूव टूल, रोटेशन और स्केल के बारे में बताया था, अब अगर उस टाइम पे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोग जब कर रहे तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा था वो, अगर अभी भी मैं कर रहा हूँ विदाउट तुम्हारी कोई वर्टिस एज या फेस पकड़ के, तुम्हारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका ये वाला पॉइंट आगे की साइड में आ जाए, पर बाकी ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहे। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, होल्ड, ये देख रहे हो मैं जिधर भी लेके जा रहा हूँ कि स्पाइडर वेब टाइप का पीछे पीछे चल रहा है, सर जिधर वो भी मेरा नहीं आ रहा है, कर्सर। वो विजिबल नहीं हो रहा है, वेब नहीं दिख रहा सर। वो वेब नहीं आ रहा है। मतलब आपको दिख रहा है, वो हमें मीट पे शो नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा तुम्हें ये शो हो रहा है कि जब मैं होल्ड कर रहा हूँ तो ये वर्टेक्स वाले फेस पे जब मेरा कर्सर जाता है तो ब्लू हो जाता है। नहीं हो रहा है शायद, एक बार करके दिखाइए। मैंने अगर अभी होल्ड किया राइट क्लिक करके तो तुम्हें एक पैनल दिख रहा है जिसपे एज, वर्टेक्स, वर्टिसेस, फेसेस, फेसेस ये सब कुछ लिखा हुआ सर नहीं वो दिख रहा। स्पाइडर नहीं दिख रहा है। हाँ। ओके, पर आपने एक जो बोले मिनट। वो मैंने कमांड माया पे डाल के दिखा तो दिख रहा है मुझे वेब। हाँ तो एक मिनट जो मैं अपने अभी दोबारा प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन तब देखिएगा। अभी दिख रहा है।
हाँ सर, अभी दिख रहा है। हाँ सर, यस सर। तो क्लियर हो गया। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वर्टिसेस सेलेक्ट करनी है तो मैं राइट क्लिक को होल्ड करूंगा, यहाँ आ गया लेफ्ट साइड में वर्टेक्स, टॉप साइड एज, बॉटम साइड फेस। मैंने वर्टेक्स को सेलेक्ट किया। अब देख लो सेलेक्ट करते ही मेरा जो भी इसमें एक्टिवेटेड था वो सिर्फ उस वर्टेक्स के ऊपर आया। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मुझे पूरा ये नहीं हिलाना, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाली वर्टेक्स को मूव कराया जाए। समझे कि कैसे एक कंपोनेंट को मूव करा सकते हैं या उसको डिफॉर्म करने या उसमें एडिटिंग कैसे की जाएगी। सर समझ गया, पूरा ऑब्जेक्ट एडिट करने के लिए ये और ऑप्शन। जब भी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ग्रीन है, दैट मीन्स कि हमारे ऑब्जेक्ट के हम अभी भी किसी भी एक सिंगल पार्ट को होल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर हम गिज्मो को हिलाएंगे तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग किसी पार्ट के अंदर जाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सिलेक्शन पता चलता है, काइंड ऑफ ऑरेंज कलर का सिलेक्शन बन जाता है। फेस पे सेलेक्ट करना तो देख लो ऑरेंज सिलेक्शन बन गया उसके ऊपर। चलो एक बेसिक सा टास्क करते हैं, बहुत ही बेसिक सी एक घड़ी बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया एक सिलेंडर, हाइट कर ली पतली थोड़ी सी। अब जो मैं तुम्हें सब डिवीजन समझा रहा था उसके बारे में देखो। अगर मैं टॉप व्यू से अभी दिखाऊं तो ये देख रहे हो तुम्हारा जो सिलेंडर बना उसमें कितनी सारी एजेस हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक गोल घड़ी चाहिए, बिल्कुल तुमने सिलेंडर बनाया क्योंकि सिलेंडर ही सबसे ज्यादा कॉमन है उसके लिए, बट क्या हमारी घड़ी में इतनी सारी एजेस होती हैं जो बिल्कुल राउंड शेप की होती है? राउंड शेप होती है। नहीं होती ना इतनी सारी एजेस, हार्ड एजेस। तो आपका सब नहीं नहीं डिवीजन नहीं, हमें पूरे सब डिवीजन बढ़ाना पड़ेगा। देन आप सिलेंडर में जाएंगे, हाँ डेट है। सब डिवीजन से, ठीक है। आप जैसे यहाँ से सब डिवीजन बढ़ाएंगे तब आपका काम होगा उस चीज के लिए। मैंने एक्सिस में सब डिवीजन बढ़ाई, मान लो मैंने यहाँ से 50 कर लिया। अब अगर मैं टॉप से दिखाऊं, ठीक है। सर अब ये है जिसमें सब डिवीजन ज्यादा है, और इसमें मैं तुमको दिखा देता हूँ कि सब डिवीजन जिसमें कम रखेंगे उसका क्या होता है। डिफरेंस देख पा रहे हो, इसमें सिर्फ 10 सब डिवीजन है, इसमें 50 सब डिवीजन है, जबकि सिलेंडर ये सेम ही है। ये ऐसा अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें जाके कुछ भी एडिटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, मैंने सिर्फ सब डिवीजन बढ़ाई है। तो बेसिकली सब डिवीजन आपका काम करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रियल वर्ल्ड के हिसाब से स्मूथ बनेगा, ओके। आप अगर खाली क्यूब बनाओगे तो क्यूब में आपको जब तक बेसिक क्यूब रखा है उसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कितनी सब डिविजन्स नीडेड है, हमें नीडेड है भी कि नहीं है। यही सेम क्यूब है, यही भी सेम क्यूब है। अब अगर मैं इस क्यूब में भले ही सब डिविजन मान लो तुम्हारे लिए बढ़ा भी दूं, ठीक है, बट जब तक मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, दिख तो ऐसे ही रहा है सेम, इसकी अपीयरेंस कोई चेंज नहीं हुई। लेकिन जो मेरी राउंड शेप है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जितनी भी राउंड शेप्स होती है उसमें एक कर्व होता है। कर्व के जितने ज्यादा पॉइंट बढ़ेंगे कर्व उतना ज्यादा स्मूथ होता जाएगा। और हमारे जो भी ये रेक्टेंगल हो गए या फिर जो भी फ्लैट सरफेसेस होते हैं इनके अंदर कोई कर्व होता नहीं। तो आप अगर आपको बेसिक शो करना है तो आपको इसमें पॉइंट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक
जैसे कि अमन ने बोला था कि जब हमें एक्सट्रूड करना होता है किसी चीज़ को या इंट्रूड करना होता है, तब हमें एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ये पूरा एक ही चीज़ है। इसमें कोई कट नहीं है जिसको मैं पकड़ के अलग से मैनुअली एक्सट्रूड या इंट्रूड करता हूँ। ठीक है? अब मान लो ये घड़ी का मेरा पेस हो गया। इसमें शिफ्ट के साथ पकड़ के जिस भी एक्सिस में मैं ड्रैग करूँगा, उस एक्सिस में इसका क्लोन बन जाएगा। ओके? मैंने ये कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर दूँ। ठीक है? अब मैंने इसी की ही एक और कॉपी बनाई। ओके? देख पा रहे हो? यस सर, देख पा रहे। अभी अगर देखो हमारी क्लॉक के लिए एक बेस बन गया, उसका डायल बन गया, बीच में जो सर्कल डायल होता है वो बन गया और दोनों स्टिक्स बन गई। अभी मैं तुम्हें कलर चेंजेस करके दिखा देता हूँ, तुम्हें आराम से दिखेगा। तो दिख रहे हैं?
ये होता है टेक्स्ट टूल। अभी वॉच पे अगर मैंने बेसिस बनाए, पहले ये बताओ किसी को भी बेसिस क्लियर हुए जो मैंने अभी बेस बना के रखे सारे? Yes, sir. ठीक है, देखो किसी को भी कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस में। तो तुम्हें जहाँ पे भी डाउट लगा तो मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। ओके, तो बेसिस में सबसे पहले मैंने एक ही सिलेंडर बनाया, उसी की कॉपी बना के उसका स्केल थोड़ा सा कम कर लिया। फिर बीच वाले व्हील के लिए मैंने उसको स्केल को और थोड़ा सा कॉपी बना के कम कर दिया। ये नॉर्मल दोनों क्यूब्स रखे हैं, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज करके मैंने उसमें टाइप किया 1। टेक्स्ट टूल का यूज दोबारा दिखा देता हूँ। टेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा एक बेसिक 3D टेक्स्ट बन के आ जाता है यहाँ पे। ओके, सर एक क्वेश्चन था, क्विक मेन्यू आप कैसे ओपन कर रहे हो एकदम? हाँ, उसके लिए स्पेस को होल्ड करोगे तो ये देख लो अभी एक इतने सारे मेन्यूज तुम्हारे पास यहीं आ गए, ठीक है? यस सर। आप माया के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपको सारे व्यूज के ऑप्शंस दिख जाएंगे। सर स्पेस बार क्लिक करके? स्पेस बार को होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही जब आप माया के ऊपर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे तो आपको सारे व्यूज के ऑप्शन दिखेंगे। फिर आपको जिस भी व्यू में जाना है आप कर्सर उधर की तरफ लेके जाइए और बस छोड़ दीजिए। मैं टॉप पे छोड़ दूंगा तो मेरा अपने आप टॉप पे आ जाएगा। और कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी आप इस मेन्यू से गाइडिंग नहीं ले पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आप इसके थ्रू इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको चारों व्यू पोर्ट मिल जाएंगे। फिर आपको जिस भी व्यू पोर्ट में जाना है उसके ऊपर बस क्लिक करना है और सिंगल व्यू पोर्ट पे चले जाना है फिर से, ठीक है? ये सबसे पहले टॉप है, ये आपका ऐसा है। आप चारों व्यू पोर्ट पे भी काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर जाके क्लिक करिए, टॉप पे आ जाइए, ठीक है? आपको सिंगल पे काम करना है, पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर लीजिए। ये क्लियर हुआ? ओके सर। यस। अब जैसे 3D टेक्स्ट मैंने ये तो तुम्हें दिखा दिया। मैं सीधा टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 3D टेक्स्ट बन के आ जाएगा। एडिट करना है, जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे आपका एट्रीब्यूट एडिटर में जाना, ऊपर ऑप्शन होगा टाइप का। टाइप के अंदर आएंगे, यहाँ से अलग अलग तरीके के फॉन्ट चूज कर सकते हो। उसको नॉर्मल, अगर उस फॉन्ट में अवेलेबल होगा, रेगुलर, ब्लैक, बोल्ड, जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसकी, वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। एडिट करना है, सीधा 3D टाइप पे जाके सिलेक्ट करिए। अब लाइक मुझको 2 चाहिए तो मैं 2 पे क्लिक करके एंटर करूंगा, मेरा 2 आ गया, ठीक है? एक्सट्रूड डिस्टेंस होता है कि मेरा इस पॉइंट से कितना ज्यादा बाहर निकलेगा। मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा, देख रहे हो, उतना ज्यादा आगे जाता जा रहा है।
अभी मैंने सेम डिस्टेंस पे कर दिया तो जितना मैंने 1 का रखा हुआ था। आप 1 पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल चैनल बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे आपको पोजीशंस मिल जाती है। एक्स में -90 कर देते, रोटेशन मिल गया मुझे। अच्छा, अभी ये तो बता दो, सारे लोग देख तो रहे हो बड़े चुपचाप ढंग से, किसी को समझ में भी आ रहा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ ये 5 1 2 3 4 5 6? हाँ सर। Yes, sir. और जो मैं रोटेशंस डाल रहा हूँ, जो मैं स्केलिंग वगैरह कर रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है? Yes, sir. Manually करें. सर वो बस आप जो वैल्यू डाल रहे हैं ना, वो वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता है कि क्या डालना है, या फिर आपको उसका हैबिट है इसीलिए एकदम परफेक्ट डाल पा रहे हो? वो जो वैल्यूज का ही थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था, कि आप एकदम वैल्यू कैसे डाल पा रहे हो करके। मतलब आप वो रोटेट करने के लिए डाल रहे हो वैल्यू एग्जैक्टली, जैसे कि आपको 6 ऐसे, -90। सॉरी 5
-90 वगैरह जो वैल्यू डाल रहे हो, तो उसका रोटेशन दे रहे हो आप एग्जैक्ट, हाँ वो देखो मैं तुमको कैसे दोबारा सर्कुलर इसमें आना चाहिए करके। इस तरीके से देखो, यहाँ से देखो तो शायद अच्छे से सब कुछ डिलीट करते, नॉर्मल टेक्स्ट के समझाते। ये आया तुम्हारे पास टेक्स्ट, सबसे पहले जैसे ही मैंने 3D टाइप पे क्लिक किया वो अपने आप एक टेक्स्ट दे दिया उसने मुझे, ठीक है। अब मैंने टेक्स्ट को एडिट किया, लेट्स जस्ट से मैंने अमन लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो बेस है, जब मैं इसको टॉप से देखूं तो अमन इसके ऊपर लिखा हुआ हो, लेकिन अभी मैं टॉप से देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि अमन तो खड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ अमन लेटा हुआ हो, ठीक है अमन। तो मैं यहाँ से जाऊंगा चैनल में, अब मैं रोटेशन देख लेता हूँ, मुझे इसी रोटेशन में लेटा हुआ चाहिए ना। ये लाइन देख रहे हो, ये क्या है, रेड कलर की, दैट मीन्स एक्स एक्सिस। मैं एक्स में जाऊंगा, मैं सबसे पहले 90 पुट कर देता हूँ। किसी भी चीज को 90 पुट करेंगे तो राइट एंगल पे अपने आप ही वो रोटेट हो जाएगा। मैंने 90 पुट किया, हाँ सर। बट अभी क्या है, अभी अगर देखोगे तो अमन क्या हुआ, उल्टा हो गया। दैट मीन्स मुझे 90 का अपोजिट पुट करना है। अपोजिट क्या होगा, -90 हो गया अमन सीधा। यस सर। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि मेरी क्लॉक में जो मेरे को नंबर रोटेशन करनी है उनकी डिग्री क्या चाहिए मुझको, -90। कौन से एक्सिस पे, एक्स पे। तो मैं चला जाता हूँ एट्रीब्यूट पे, मैंने इसको 1 कर दिया, ओके। अब बात करते हैं जो मैं एक्सट्रूड डिस्टेंस डाल रहा हूँ, वो मैं कैसे कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं, मुझे लग रहा है कि 1 अभी बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, मुझे इतना ऊपर उठा हुआ 1 नहीं चाहिए। तो मैं एट्रीब्यूट एडिटर में आता हूँ, एक्सट्रूड डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो मुझको लगता है कि ये इस वैल्यू पे ठीक है। तो मैंने 1.5 की वैल्यू यहाँ से ले ली, क्योंकि अब मैं जितने भी नंबर बनाऊंगा मुझे दो वैल्यूज पता है, एक रोटेशन होना चाहिए -90, दूसरा जो उसका एक्सट्रूड वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5, ठीक है। तो मुझे करते करते ये दो वैल्यूज पहले नंबर से मेरे मिल गई हैं। अब मैं इसको यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ बस, ठीक है। अब मैं दूसरा टाइप से बनाता हूँ, आ गया। मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट 2 डालता हूँ, यहाँ पे आके अपनी वैल्यू डाली सेम 1.5, चैनल बॉक्स में जाते हैं, एक्स को डाल दिया -90, -90। सेम साइज सेम नंबर अपने आप आ गया। पोजिशनिंग करनी है बस मुझे, तो वो मैं वैसे ही ड्रैग कर करके अपने हिसाब से रखता जाऊंगा। वैसे यहाँ पे मैंने 3 डाला, फिर से एक्सट्रूड डिस्टेंस को माइनस वो 1.5 करते हैं, रोटेट एक्स में -90 कर देते हैं। आगे अपना पोजीशन। हाँ सर। तो अब क्लियर हुआ कि मैं वैल्यूज कैसे डाल रहा था। यस सर। यस सर। चलो एक बार रिवाइज मार देते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। सबसे पहले अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता जाता हूँ तो मुझे बताते जाना, ठीक है। हम्म। अभी मैं जो ये कर रहा हूँ इसको क्या कहते हैं, जो मैं व्यू पोर्ट पे अभी इसको कर रहा हूँ, अभी मैंने तुम्हें क्लास का सबसे इसको फर्स्ट पॉइंट ये था। सर इसे पैन कर रहे हो पैनिंग आप, कर। या मतलब ऑर्बिट ऑर्बिट कर रहे हो आप उसको, तीनों ऑर्बिट डायरेक्शन चल में रहा घुमा है, रहे हो उसको। हाँ। किस शॉर्टकट की थ्रू कर रहा हूँ। सर ऑल्ट अल्टर प्लस राइट। और और प्लस राइट राइट प्लीज। मिडल माउस। नहीं, गलत। लेफ्ट ऑर्बिट, क्लिक। हाँ सही।
तो इसे बोलते हैं टंबल, या किसी तुम में से अभी किसी ने बोला था ऑर्बिट करना, वो भी काइंड ऑफ सही वर्ड था। ऑर्बिट या टंबल करते हैं हम लोग ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से। अब जो मैं कर रहा हूँ जरा वो बताएगा कोई, अब ये क्या कर रहा हूँ इसको? पैन कर रहे हो आप कौन सी कीज के थ्रू? सर, अल्टर प्लस मिडल माउस से आप पैन कर रहे हो सर। राइट क्लिक सर। ऑल्ट प्लस मिडल माउस, सही बताया उसने, पैन कर रहा हूँ मैं उसको। अब ये क्या होता है? अब आप जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट कर रहे हो। कीज अल्ट प्लस राइट क्लिक। गुड। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, कभी किसी ने मूवी में या मूवी टर्म्स में ये सुना है कि डॉली कर रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ सुना सर, है डॉली का ही सुना। सुना है ये। हाँ, तो बेसिकली डॉली कैमरा, या जैसे कभी अगर कोई भी सेट्स पे गया हो या आगे चल के अगर कोई भी मूवीज लाइन में काम करने वाला है, तो कई बार वीडियो एडिटर्स को भी टर्म सुनने को मिल जाती है कि यार कैमरा को ना डॉली कर दे। डॉली का मतलब होता है बेसिकली कैमरा को आगे पीछे करना। और रियल वर्ल्ड में अगर अमन ए पॉइंट पे खड़ा हो, मैं कैमरा को डॉली कर रहा हूँ, दैट मीन्स कैमरा मैं या तो उसके पास लेके जा रहा हूँ या उससे थोड़ा सा पीछे दूर लेके जा रहा हूँ। तो आपको व्यू पोर्ट पे क्या दिखता है? जूम इन जूम आउट, इसको डॉली भी बोलते हैं। ओके, डॉली इन डॉली आउट। हाँ, डॉली इन डॉली आउट। तो नेविगेशन क्लियर हो गया सबको? दिस इज कॉल्ड टंबल, हर ऑर्बिट में रोटेशन करना, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। दिस इज कॉल्ड पैनिंग, ऑल्ट प्लस मिडल माउस। मिडल दिस माउस। इज कॉल्ड जूम इन जूम आउट, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक। ठीक है, बेसिक माया में सबसे ज्यादा जरूरी ये तीन चीजें। ठीक है, अब माया में कोई भी चीज क्रिएट करनी है, स्टार्टिंग के पॉली मॉडलिंग के पैनल में स्टार्टिंग के ये वाले पार्ट्स हैं जो डेफिनेटिव पहले से बने बनाए शेप्स होते हैं। सबसे पहले स्फीयर पे किसी भी पार्ट पे क्लिक करोगे, वो अपने आप ही ग्रिड के एकदम सेंटर में बन के आ जाएगा। कोई भी चीज बनाओगे उसका स्केल हमेशा 1 1 1 ही होगा। अगर 0 स्केल है दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अगर मैं इसको 0 कर दूं तो क्या होगा? यहाँ दिखेगा बट व्यू पोर्ट पे दिखेगा भी नहीं। अगर मैं ग्रिड ऑफ कर दूं, कुछ दिख रहा है आपको? क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ड्रैग करोगे कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, बट ये नहीं पता चलेगा आपको कि वो है क्या। अगर मैं यहाँ से इसका नेम चेंज करके ऑब्जेक्ट 1 कर दूं और आपको ये पता ही नहीं है कि मैंने स्फीयर बनाया, सिलेंडर बनाया, कुछ भी बनाया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या। तो हमेशा कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट आएगी तो व्यू पोर्ट पे उसकी स्केल एक्सिस हमेशा 1 रहेंगे, तीनों एक्सिस में। ये 0 रहते हैं। 0 का मतलब होता है एकदम सेंटर पॉइंट पे ग्रिड के, वर्ल्ड के एकदम सेंटर में कोई मूवमेंट नहीं है। रोटेशन भी 0 है बिकॉज अभी तक मैंने रोटेट किया नहीं। जैसे मैं इसको किसी भी एक्सिस में रोटेट करूंगा, मैंने Z में किया तो Z में अपने आप ही वैल्यू चेंज हो गई, Y में किया Y में चेंज हो गई, X में करूंगा X में चेंज हो जाएगी। अब सेंटर में जो ये एक हॉलो क्यूब है, अगर मैं इसको पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ तो ध्यान देना तीनों ही एक्सिस में वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, मूवमेंट गिज्मो की शॉर्टकट कमांड क्या बताई थी मैंने? W रोटेशन, R E रोटेशन इज E। E स्केल, आर R नहीं, स्केल R। WER, W फॉर मूवमेंट, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केल। ओके, तो अभी तक हमने 6 शॉर्टकट कीज देख ली। ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक टंबल, ऑल्ट प्लस मिडल माउस पैनिंग, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक जूम इन जूम आउट, W फॉर मूवमेंट, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केल। ओके, इस पैनल को क्या कहते हैं? आउटलाइनर्स। ओके, ये जो पैनल है इसको बोलते हैं चैनल बॉक्स लेयर एडिटर। दोनों नाम इसलिए, फर्स्ट थिंग
is channel box, other half is layer editor. Okay. कोई मुझे बताएगा कि मेरे पास ये सिलेंडर बना हुआ है बट मुझे इसको लेयर पे डालना है, कैसे डालूं? लेयर ऑप्शन क्रिएट वन करेंगे और उसका इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने लेयर क्रिएट कर दी। अब क्या करेंगे? अब उसमें इंसर्ट करेंगे ये क्यूब। कैसे करेंगे इंसर्ट, ये तो बताओ। सिलेक्ट करेंगे, फिर लेयर पे राइट क्लिक। ओके, राइट ऐसे अब ऐड ऐड select ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके गुड। चलो अब एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ कि कभी भी कोई चीज पहले बनाओ तो उसी को डायरेक्ट लेयर पे कैसे डालूं। मैंने क्यूब बनाया, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, एक प्लेन बना हुआ उसके ऊपर एक स्फीयर सा बना हुआ है ना। इस पे क्लिक करूंगा, लेयर आ गई, ये डायरेक्ट अपने आप एक नई लेयर पे चला गया। ओके, तो दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए कि कभी भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम एक लेयर सिस्टम बना के चले, ताकि हमें आगे के काम के लिए इजी रहे चीजें। अभी हम छोटी छोटी चीजों में भी बना के अगर लेयर सिस्टम रखेंगे तो इन फ्यूचर जब हमारे सीन में 100-150 चीजें होंगी तो हमारी पहले से आदत होगी कि हम चीजों को लेयर पे रखेंगे तो हम काम को अपने फास्ट कर पाएंगे। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि मिस आउट हो जाता है, हमने लेयर बना मतलब कुछ बना दिया और हम आगे काम करते चले गए, पर अभी हमें ध्यान नहीं है कि लेयर पे कैसे डालना है। तो उसके लिए हम नई लेयर बनाते हैं जो कि ब्लैंक बनती है, तब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ऐड सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज जब आप एकदम नया काम कर ही रहे हो, आपने कुछ भी नया बनाया है, तो आप न्यू लेयर के बराबर में ये ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो भी सिलेक्टेड होगा वो अपने आप एक नई लेयर पे चला जाएगा। ओके, और मैंने कुछ बताया था कि एक 3D ऑब्जेक्ट किन किन चीजों से मिलके बनता है। हाँ, एज वर्टेक्स, एज फेस और वर्टेक्स फेसेस। एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट क्या था? वर्टेक्स एज, सेकंड एज फेसेस। एजेस। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब एक कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें हमेशा एक वर्टेक्स, एज और फेसेस रहेंगे ही रहेंगे। Okay. अब 3 शॉर्टकट कीज लिखो। सबसे पहले F9, F9 इज फॉर वर्टेक्स। आप कीबोर्ड पे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके F9 दबाएंगे, आप डायरेक्ट वर्टेक्स सिलेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखना, मैंने व्यू पोर्ट पे F9 दबाया तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स सिलेक्शन इज नाउ ऑन। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं वर्टेक्स सिलेक्शन के मोड में आ गया। ओके, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कोई भी वर्टेक्स हिला सकता हूँ। शॉर्टकट की F9, F10 फॉर एज सिलेक्शन। F10 प्रेस करते ही यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एज सिलेक्शन इज नाउ ऑन। ओके, F11 is for faces. ठीक है, नोट डाउन कर ली ना? F9 for हाँ कर ली सर। बताओ। यस सर। वर्टेक्स सिलेक्शन, F10, एज सिलेक्शन, F11। फेसेस। फेसेस, फेस सिलेक्शन। अब एक नोट डाउन करो, मान लो मैं यहाँ पे एजेस पकड़ रखी है मैंने, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ। ऑब्जेक्ट मोड होता है जब हमारे कोई भी वर्टेक्स, एज या फेसेस कोई भी मोड ऑन नहीं है, जैसा हमारा स्टार्टिंग में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड रहता है, मैं उस मोड में जाना चाहता हूँ। तो कभी भी ऐसे मोड में जाना हो तो प्रेस करना है F8। F8 प्रेस करते ही यहाँ पे तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू आर इन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ओके, अभी मैंने वर्टिसेस पकड़ी हुई है, मैं सीधा F8 प्रेस करता हूँ, मेरा पूरा ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का हो गया, दैट इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड। ओके, यस सर।
अब तो सबसे पहले तो आज की क्लास में हमने यही करना था कि नेविगेशन, थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब कुछ समझे। आज की क्लास में समझ में आया सब कुछ? यस सर, सब कुछ मुझे Yes, ब्लेंडर sir. से आसान माया लगा। अगर किसी ने ब्लेंडर किया हुआ है तुम लोगों में से, तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि ब्लेंडर और माया बहुत ही सिमिलर टाइप्स में है। इवन आगे चल के जब हम लोग किसी भी चीज पर मटेरियल या कलर्स भी डालेंगे तो भी बहुत आसानी रहेगी अगर किसी ने ब्लेंडर किया हुआ है तो। किया है वैसे किसी ने यहाँ पे ब्लेंडर? मैंने किया है सर, बिगनर लेवल तक। अरे वाह अमन जी, आप तो फिर सारी सॉफ्टवेयर सीखने की उसमें है, ब्लेंडर, मैक्स, माया। तो बढ़िया बात है। अनरियल इंजन भी है सर नोट पे। अरे बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब कल फिर मिलते हैं 7 बजे, ठीक है? और अगर किसी को Okay, कहीं sir. पे भी कुछ भी डाउट लगता है, मुझे वहीं बीच में रोक के पूछ सकते हो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर मेरे बाकी क्लासमेट्स क्या सोचेंगे कि डम क्वेश्चन है। जितने ज्यादा डम क्वेश्चंस पूछोगे, कहीं ना कहीं सभी के डाउट क्लियर होते जाएंगे। ओके Okay, sir. यस सर। Okay, sir. ओके, चलो गाइस, बाय। बाय सर। बस आज ट्राई करना, Bye, प्रैक्टिस sir. कर लेना कि थोड़ा बहुत नेविगेट कर लेना, ताकि सॉफ्टवेयर से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाओ। ओके, सर आप Okay, sir. ग्रुप में ऐड नहीं है सर, शायद आपका नंबर ऐड नहीं है ग्रुप में। मैं ग्रुप में हूँ, ऑलरेडी एक एडिट सेकंड हूँ। सर। हाँ, अच्छा, 96508 ये आपका नंबर है सर? हाँ, वो मेरे नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए तो ओके बस सर, यही है कि ये तुम नोट लोग अपने से। सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करो, थोड़ा बहुत व्यू पोर्ट को इधर उधर हिलाओ, क्लिक कर करके ये ऑब्जेक्ट्स को बनाओ, थोड़ा बहुत उनकी बेसिक कैटेगरीज को स्केलिंग, स्केल आउट, जूम इन, जूम आउट करो, हाथों को थोड़ा सा चलाओ उस पे। ओके, देन फिर कल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बेसिक शेप लेके थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह बनाते हैं। Okay, sir. ओके। Okay.